है इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। प्राइम टाइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे मामले पर जिसकी चर्चा इस समय प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा करती है। जी हां, ये मामला प्रदेश के 3 सांसदों और उनके एमपी फंड की हरियाणा में सिफारिशों से जुड़ा है। जी हां, बात करें झुंझुनू के सांसद ब्रजेंद्र सिंह ओला, चुरू के सांसद राहुल कंसवा और भरतपुर की सांसद संजना जाटव कि इन तीनों सांसदों ने हाल ही में अपने एमपी एलएडी फंड से हरियाणा के कैथल क्षेत्र में विकास कार्यों की सिफारिश की है। यही नहीं, कैथल क्षेत्र हरियाणा में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला का निर्वाचन क्षेत्र है। वहीं बीजेपी ने इसे राजस्थान की जनता के साथ धोखा बताया है और कहा कि कांग्रेस से बड़ा धोखेबाज कोई नहीं है हो सकता है। उनका कहना है कि राजस्थान के करदाताओं के पैसे का ये खुलेआम दुरुपयोग है। आंकड़ों की बात करें तो राहुल कंसवा ने 50 लाख के 7 कार्यों की सिफारिश की। ब्रजेंद्र सिंह ओला ने 24.71 लाख रुपए के कार्य 4 कार्य और संजना जाटव ने 45.55 यानी 45,55,000 रुपए के 6 कार्य हरियाणा में सिफारिश किए। कुल मिलाकर ये आंकड़े 1 करोड़ से भी ज्यादा हो गए। हालांकि सांसदों का पक्ष भी सामने आया है। संजना जाटव का कहना है कि ये एमपी फंड की गाइडलाइन के तहत है और उन्होंने कहा है कि रणदीप सुरजेवाला ने भरतपुर के लिए पहले ही 1 करोड़ रुपए मंजूर किया था, उसके बाद मैंने 50 लाख की सिफारिश की है। उनका तर्क है कि उनके क्षेत्र को नुकसान नहीं हुआ है और बीजेपी इसे राजनीतिक मुद्दा बना रही है। एमपी एलएडी की गाइडलाइन के अनुसार लोकसभा सांसद साल में एक बार अपने निर्वाचन क्षेत्र के बाहर 50 लाख रुपए तक विकास कार्य की सिफारिश कर सकते हैं। राज्य सांसद ने भी कोई सीमा नहीं है और बताया जा रहा है कि तो सवाल ये उठता है कि क्या राजस्थान के सांसदों की ये हरियाणा में सिफारिश गाइडलाइन के भीतर है या ये सिफारिश निजी स्वार्थ से प्रेरित कदम है। हमारी आज इसी मुद्दे पर प्राइम टाइम केंद्रित है और प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर हम करेंगे और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। और उससे पहले देख लेते हैं कि इस मामले को लेकर अब तक क्या कुछ कहा गया, क्योंकि इस मुद्दे को समझे और क्योंकि कौन पैसा दे सकता है नहीं दे सकता है, क्या क्राइटेरिया, ये तो समझना पड़ेगा। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। चलिए सुनते हैं, फिर इसके बाद करेंगे प्राइम टाइम डिबेट। देखिए, एमपी लैंड में राज्य से बाहर पैसा देकर कांग्रेस के 3 सांसदों ने राजस्थान की जनता के हितों पर कुठाराघात किया है। ना तो कोई आपदा थी कैथल में, ना कोई ऐसा विशेष कारण था जिसके लिए पैसे दिए जाते। ये अलग बात है कि वो प्रावधान हो सकते हैं, लेकिन वो प्रावधान इसलिए बनाए गए हैं कि कहीं कोई आपदा हो, कोई विशेष सहायता की आवश्यकता हो। चूंकि कैथल में रणदीप सुरजेवाला का बेटा विधायक है। रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस में कद्दावर नेता हैं, प्रभावशाली नेता हैं। तो इन 3 सांसद राहुल कंसवा जी, ब्रजेंद्र ओला जी और हमारी भरतपुर की सांसद संजना जी को अपना राजनीति में हित साधना था। उनकी वकालत रणदीप सुरजेवाला जी केंद्रीय नेतृत्व को करेंगे। मुझे तो लगता है कि ये पदाधिकारी भी बने हैं कांग्रेस में, तो ऐसा तो नहीं है कहीं एमपी लैंड के बदले में पदाधिकारी उनको बनाया हो। इनको चिंतन करना चाहिए था। आखिर राजस्थान की जनता ने, अपने अपने लोकसभा क्षेत्र की जनता ने आपको चुन करके भेजा है। अब मैं भरतपुर का आंकड़ा देख रहा था, हमारी सांसद महोदया ने भरतपुर में तो कुछ पैसा ही नहीं दिया, सीधा कैथल ले गए। राहुल कंसवा जी कह रहे हैं कि नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी है। अरे कंसवा साहब, आप पहले भी सांसद रहे हैं, अब भी सांसद हैं। आप एमपी लैंड को पढ़िए, उसमें जब तक सांसद महोदय रिकमेंडेशन नहीं करेंगे, नोडल अधिकारी की क्या हैसियत है कि वो कहीं पैसा रिलीज कर देगा। इसमें हमें बुआती है कि आप राजनीतिक दबाव में काम कर रहे हैं। बड़े नेताओं की चापलूसी और खुश करने के लिए इस तरह का कृत्य आपने किया है। राजस्थान की जनता से आपको माफी मांगनी चाहिए। आज जो भी सांसद है, विधायक है, वो हर चीज के लिए किसी अधिकारी पे जिम्मेवारी नहीं दे सकते। हम भी जिम्मेवारी पद पर है, हमें जनता ने चुना तो हम पे भी जिम्मेवारी है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। आप खुद को बचाने के लिए अब आपको लग रहा है ये गलत हुआ है कि अब लोगों के बीच में पब्लिक डोमेन में बात आ रही है, तो आप उसका दोष है अधिकारी को, तो ये उचित नहीं है।
साइन तो आपने दिए वहां पे जाके कर। बात ये है क्या आपने अपने क्षेत्र के काम पूरे करा लिए? बात ये है कि आपके क्षेत्र में जो जनता मांग कर रही है कि हमारे क्षेत्र में काम हो, क्या आपके पास वो सूची है? या तो ये हो सकता है कि ये संसद क्षेत्र में जाते नहीं, भाई क्षेत्र में जाते तो लोग मांग रखते हैं, और यदि मांग रखते हैं तो मांगे तो हम जैसे आज हम विधायक के रूप में ही जाते हैं तो भी इतनी आती है कि वो राशि चाहे जितनी भी मिले उतनी भी कम पड़े, तो ये या तो क्षेत्र में जाते नहीं, ये दिल्ली तक ही सीमित रहते हैं। तो इनको लगता है दिल्ली तक ही सीमित रखते हैं तो वहाँ सुरजेवाला जी डिमांड रख लेते हैं तो वो पूरी कर लेते हैं, तो क्षेत्र की जरूरत नहीं है, वो कैथल की मांग उन्हें पूरी कर लेते हैं। चलिए, दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। शैलेश कौशिक जी हमारे साथ प्रवक्ता हैं बीजेपी की, बहुत बहुत स्वागत है। संजय शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत संजय जी मैं आपसे करना चाहता हूं, क्या ये प्रावधान है कि प्रावधान तो है, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता के जो पैसे हैं राजस्थान में खर्च होने चाहिए या हरियाणा में होने चाहिए? ये जो 3 सांसद आपके हैं हरियाणा में, वो जो पैसे खर्च कर रहे हैं उसको लेकर सर सबसे पहले आप प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए, आपकी जो बात है प्रारंभिक, आपने कहा कि राजस्थान का जो पैसा है क्या वो राजस्थान में खर्च होना चाहिए? बिल्कुल खर्च होना चाहिए, मैं सहमत हूं आपकी बात। परंतु यहाँ एक बात बहुत जरूरी है आपको बताना, आपके दर्शकों को बताना कि 13 अगस्त 2024 का एक सर्कुलर है जो जारी किया था विकास निगम जी ने, जो कि जॉइंट डायरेक्टर है एमपी लैंड्स के, ठीक है। उस सर्कुलर में ये था कि एक अमेंडमेंट हुआ है, एक नियम अमेंडमेंट किया गया। वो नियम क्या था? पहले था कि 5% ही जो निधि मिलेगी सांसद को, उसको वो किसी क्षेत्र में लगा सकता है, किसी बाहरी क्षेत्र में, जब तक कि प्राकृतिक आपदा ना हो। परंतु उसको अब कर दिया कि एक फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख रुपए तक कोई सांसद, इर्रिस्पेक्टिव कि वो कहां का सांसद है, किसी भी जगह पे हिंदुस्तान में खर्च कर सकता है। और इस सर्कुलर पे सर ध्यान देना, इसका लिखा हुआ क्या है, इसकी हेडिंग क्या है कि वृहद स्तर पर विकास करने एवं जनता को लाभ पहुंचाने हेतु, ये इसकी हेडिंग है। तो क्या एक सांसद जो राजस्थान का एक सीमावर्ती राज्य है, भारत का एक हिस्सा है, अगर वहां पे उन्होंने अपने सांसद निधि में से कुछ पैसा खर्च कर दिया है नियमों के अंतर्गत, तो भाजपा के पेट में मरोड़े क्यों उठ रहे? नियम बनाने वाले आप हैं, सरकार आपकी है, डबल इंजन आप है। एक एमपी क्या करता है साहब? एक एमपी लेटर हेड पर लिख के भेजता है कि मैं इन कामों की अनुशंसा करता हूं। पैसा तो गवर्नमेंट ने दिया, अधिकारी ने दिया, वो पैसे पास क्यों हुए? अगर इनको इतनी आपत्ति थी कि संजना जाटव जी भरतपुर की, बजेंद्र ओला जी झुंझुनू के, राहुल कस्वा जी चूरू के, वो बाहर पैसा लगा रहे, तो आपने उस पैसे को सैंक्शन क्यों किया? अच्छा, जवाब बहुत सीधा है कि ये नियम है, अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है, और जो भी काम किया है अमेंडेड नियमों के आधार पर किया है। शैलेश जी ठीक है, अब इसका प्रतिक्रिया मैं ले लूं। ठीक है, आपने नियम का हवाला दिया। शैलेश जी, संजय जी कह रहे हैं ये नियम है कि 50 लाख रुपए तक किया जा सकता है, सिफारिश किया जा सकता है, खर्च किया जा सकता है। अगर उन्होंने नियम के साथ काम किया है, नियम विरुद्ध कुछ किया नहीं है, तो इसमें कोई दिक्कत है क्या? इसको समझाइए। देखिए, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर आपने अपने क्षेत्र के विकास को, जिस क्षेत्र की जनता ने आपको वोट दिया है, जिस क्षेत्र की जनता ने आपको विकास के लिए चुना है, जिस क्षेत्र की जनता का आप पर विश्वास है, अगर आप ये कांग्रेस के तीनों सांसद ये सोचते हैं कि उन्होंने उस क्षेत्र का संपूर्ण विकास करा दिया और उसके बाद अगर कोई निधि बचती है तो उसको देते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके क्षेत्र के विकास की स्थिति तो सबको मालूम है क्या स्थिति और कितने % रेशो में आप केवल काम करा पाए हैं 1.5 साल के अंतर्गत। लेकिन बात यह है कि आपने केवल अपनी राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए आप देखिए केवल एक ही विधानसभा के लिए आप ये कहते हैं हरियाणा में कोई 2-4 जगह दिया है, पूरे हिंदुस्तान में कोई 10-5 जगह दिया है। एक ही व्यक्ति जो इनके आला कमान के बहुत नजदीक है, राजस्थान के प्रभारी रह चुके हैं, राजस्थान से राज्यसभा सांसद भी है, उनके बेटे की विधानसभा को 1 करोड़ 20 लाख रुपए से अधिक देना
निश्चित रूप से राजस्थान की जनता के जो हित हैं, राजस्थान की जनता के विश्वास है, उस पर कुठाराघात है। और जो राजस्थान की जनता ने इनको चुनाव वोट दिया है उसके आ साथ रहा हूं संजय जी, धोखेबाजी आ है। रहा हूं आपका, आ रहा हूं, हाँ सुन उसके लीजिए। बाद धोखेबाजी है, क्योंकि आपने उन वोटों को पता नहीं किस कारण से दूसरे राज्य की विधानसभा की भी जाकर बेच दिया। आप अपना कितना काम करा पाए? आपको शायद इनके प्रवक्ता को नहीं बताओ, पूछ लेना कौन कौन से सांसद ने कितने कितने काम कराए, नहीं तो मैं बता दूंगा कितने कितने काम कराए। उसके उतने की बजाय आप पैसा वहां दे रहे हो। तो ऐसी स्थिति में राजस्थान की जनता के साथ आपने धोखा किया है, संसदीय क्षेत्र की जनता के साथ विश्वासघात किया है, उनके हितों पर कुठाराघात किया है। बोलिए संजय जी, कुठाराघात क्या है? जो जनता आपको चुनकर संसद तक भेजी और उसके साथ कुठाराघात का ये आरोप लगा रहे हैं, शैलेश जी जवाब दीजिए। शैलेश जी का भाषण मैंने सुना, कुठाराघात की बात कर रहे थे। एक बात बताइए सर, अब मैं 3 सांसदों के नाम लूंगा, आप बताना इनका संबंध किस पार्टी से है। राजेंद्र गहलोत साहब, रवनीत सिंह बिट्टू साहब और धर्मवीर सिंह जी। धर्मवीर सिंह जी आते हैं भिवानी से, भिवानी के मेंबर पार्लियामेंट है। इन्होंने वाराणसी और मुंबई में पैसा लगवाया है अपनी सांसद निधि से, ठीक है साहब। रवनीत सिंह बिट्टू साहब जो पंजाब के मेंबर पार्लियामेंट है, जो हमारी पार्टी में थे पहले, इन्होंने राजस्थान में लगवाया है। इसके अलावा राजेंद्र गहलोत साहब ने भी यूपी में पैसा लगवाया है। तो देखिए, मैं इतना सा कहना चाहता हूं कि ये कह रहे हैं कि हमने पैसा खर्च नहीं किया। सर, हमारे मेंबर जो पार्लियामेंट है वो जनता के प्रति जवाबदेह है, वो बीजेपी को जवाबदेह नहीं है। अगर उन्होंने कुछ पैसे वहां अपने क्षेत्र में ना लगाकर कहीं और लगाए हैं तो जनता के सामने हो जाएंगे, निश्चित रूप से जाएंगे। पर ये कह देना कि साहब वो कुठाराघात है, अरे भाई आपके मुंह में सुने जाएगा। हमने काम किया है, हमारे सारे मेंबर पार्लियामेंट टाइगर है और टाइगर की तरह काम करते हैं। अच्छा संजय जी, आपको ये नहीं लगता है कि पहले अपने क्षेत्र की जनता के बारे में सोच लिया जाए, फिर इसके बाद आप कहीं भी इन्वेस्ट करिए, निवेश करिए, किसी ने आपको मना नहीं किया है, आप करिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि आपकी क्षेत्र की जनता संतुष्ट है, सांसद जी से संतुष्ट है? सर, मैं आपको फिर से वही कह रहा हूं, अगर हमने कोई गलत काम किया है या फिर आप कह रहे हो कि हमारे क्षेत्र की जनता का इन्होंने अवहेलना की है, तो मुझे बताइए फिर उस लेटर हेड पे जो राशि आवंटित करने की मांग की गई वो सैंक्शन क्यों की गई? और देखिए सर, अगर कोई कार्य नियमों के अंतर्गत हो रहा है, जॉइंट डायरेक्टर का सर्कुलर है उसके तहत हो रहा है, तो फिर वो अवैध कैसे हो गया? और एक मोरालिटी की बात जब कर रहे हो तो इन लोगों के साथ अब देखिए, ठीक है संजय जी, मामला बड़ा पेचीदा है। शैलेश जी, अब देखिए संजय जी कह रहे हैं कि फिर पैसा पास क्यों किया गया? अगर आपको लगता है कि गलत है, उस समय ही रोक दिया जाता कि नहीं पैसा नहीं मिलेगा, आप अपने क्षेत्र में नहीं दे रहे हैं, क्योंकि पैसा पास करने का बजट तो अलग ही जगह है, सत्ता में आप हैं। अब समझाइए, क्यों देखिए ये बहुत टेक्निकल मामला हो गया है इस बार। देखिए, इसमें सत्ता से कोई मतलब नहीं होता। इसमें बात यह है कि सांसद के लिए सांसद विकास निधि जो मिलती है 5 करोड़ रुपए संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए जो मिलती है, विकास निधि कहते हैं उसको, जो मिलती है, उसका उपयोग उसके लिए जो अभिशंसा जो भी सांसद जिस क्षेत्र का होता है और जिसके लिए आवंटित होती है, उस क्षेत्र का सांसद उस क्षेत्र के जो नोडल ऑफिसर को अनुशंसा करता है, नोडल ऑफिसर उसको डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि नोडल ऑफिसर का, क्योंकि उनको ये दिखाना पड़ता है कि ये क्षेत्र के विकास के लिए मैं कर रहा हूं। अब दिक्कत ये है कि मैं ये नहीं कहता कि आपने पैसा क्यों दिया, मैं कहता हूं क्या आपने राजस्थान के इन संसदीय क्षेत्रों का पूर्ण विकास कर दिया? क्या अगर आपने कर दिया होता, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके चैनल पे पूछा था कांग्रेस के प्रवक्ता से कि जरा ये बताएं राहुल कसवा जी ने कितना काम कर दिया, जरा ये बताएं कि संजना जाटव जी ने कितना काम कर दिया, जरा ये बताएं कि ब्रजेंद्र ओला ने अपने क्षेत्र में कितना विकास का काम कर दिया, जरा बताएं आंकड़ों में आवंटित राशि में बता दें कितना कर दिया। अगर ये करने के बाद संतुष्ट होते तो निश्चित रूप से आप खूब क्षेत्र को, अपने नेताओं को खुश करिए, आप अपने राजनीतिक भविष्य को और मजबूत बनाइए, वो सब ठीक है। लेकिन जिस क्षेत्र की जनता ने आपको 1 साल पहले चुना है, उस क्षेत्र की जनता को छोड़कर आपने, और एक बात सबसे महत्वपूर्ण देखिए, इसे सब कुछ, इस पूरे प्रकरण की आप देखिए, इसमें समय खंड कितना, कालखंड कितना महत्वपूर्ण है कि संजना जाटव जी ने 16/9/25 और 23/10/25 यानी कि सितंबर अक्टूबर 25, चूरू राहुल कसवा जी ने 18 दिसंबर 25 और ब्रजेंद्र ओला जी ने अगस्त 25, मतलब अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में खेल चला है, किस दबाव में चला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसी दरमियान 11वें महीने में संजना जाटव जी राष्ट्रीय पदाधिकारी बना दी जाती है। तो कहीं ना कहीं किन किन के क्या क्या राजनीतिक हित हैं, कौन क्या दे रहा है और क्यों क्या ले रहा है,
ये पूरा जनता देख रही है। ये जनता तय करेगी कि आपने अपने क्षेत्र के विकास को, आपने अपने क्षेत्र के विकास की निधि को, आपने अपने क्षेत्र की जनता के विश्वास को क्यों कैथल में जाकर गिरवी रख दिया। क्या कैथल में ऐसी आपदा आ पड़ी, क्या कैथल की ऐसी मजबूरी थी, या केवल आपकी राजनीतिक मजबूरी थी। सबसे बड़ा विषय है कि आपने उस एक अब राजनीतिक मजबूरी थी, अब ये तो समझ संजय जी किस प्रकार की राजनीतिक मजबूरी की बात कर रहे हैं शैलेश जी, क्या मजबूरी हो सकती है? देखिए सर, भारतीय जनता पार्टी का कॉन्स्पिरेसी थ्योरी गढ़ने का पुराना इतिहास रहा है। इनको इसके अलावा कुछ नहीं आता है कि वो वहां चला गया, उसका वहां भविष्य। अरे भैया, हमारे तीनों मेंबर पार्लियामेंट बहुत ही अच्छे मार्जिन से चुनाव जीत के आए हैं, लोगों में लोकप्रिय है, जनता के कितना काम करा चुके हैं अभी बता दो। अभी तक अपने क्षेत्र में कितने पैसे का काम करा चुके हैं बता दो। इंटरेस्ट मत कीजिए, जितना काम बजला जी गवर्नमेंट किया ना उससे ज्यादा कर दिया। जितना बता दो आंकड़ों में, बता दो आंकड़ों में। अरे बोलने से थोड़ी होता है, आप तो राहुल गांधी की तरह बोलते हो। आंकड़े दो ना, आंकड़े दो, आंकड़े दो, आंकड़े। मैं आंकड़े पूछ रहा हूँ, कितने पैसे काम करा दिए मैं बता दूंगा आपके। मैं तीनों बता दूंगा, मैं तीनों को बता दूंगा। आपके तीनों सांसदों के आंकड़े हम बताता हूँ आपको। आप बताइए। आप व्याकुल मत होइए, व्याकुल मत होइए, ठंडा पानी। असल बात क्या है, ठंडा पानी आप पीजिए आराम से। नहीं आंकड़े तो पूछ रहे हैं, नहीं संजय जी, नहीं आंकड़े तो पूछ रहे हैं। अगर आंकड़े तो बता दीजिए, नहीं है तो बता दीजिए मेरे पास आंकड़े नहीं है। आंकड़े तो पूछ रहे हैं, कुछ गलत थोड़ी पूछ रहे हैं, आंकड़े तो पूछ रहे हैं संजय जी। गलत नहीं पूछ रहे, मैं मानता हूँ। देखिए 5 साल का टेन्योर है मेंबर पार्लियामेंट का, ठीक है ना। ऐसे मतलब 1.5 साल में पूछ रहा हूँ कितना काम करा दिया 1.5 साल में, मतलब 1.5 साल में पूछ रहा हूँ कितना काम करा दिया। बहुत अच्छा काम करवा दिया है। वही क्या करवा दिया है, गिनवाइए ना, वही गिनवा दीजिए। अरे बहुत अच्छा में क्या राशि, तीनों जिन सांसदों की अपन बात कर रहे हैं, थम्पिंग मेजोरिटी से दोबारा अपने क्षेत्रों में चुनाव जीते। अरे जीते हैं तभी तो सांसद है, जीते हैं तभी तो सांसद, लेकिन काम क्या किया, सवाल ये है ना संजय जी, सवाल ना सुनिए प्लीज संजय जी, सवाल ये है कि जीते हैं तभी तो सांसद जी, माननीय सांसद जी, उनके ना जहां चल रहे होंगे गाड़ी पे लिखा होगा माननीय सांसद जी, तो माननीय सांसद जी ने किया क्या है वो तो बताइए। माननीय सांसद, देखिए सर, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, छोटी सी बात है कि आप बार बार इस पे आ रहे हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ 13 अगस्त 34 का सर्कुलर, उसको वापस चली लेती बीजेपी, उसको विधेयक करो ना। अगर आपको इतनी दिक्कत है कि कोई मेंबर पार्लियामेंट अपने इलाके से बाहर पैसे खर्च नहीं कर सकता, समझ में आती है आपकी बात, तो उसको आप वापस लीजिए ना। ये आदेश वापस क्यों नहीं हो रहा है? जब तक ये आदेश प्रभावी है, हमारे तीनों सम्मानित सांसदों ने कुछ भी गलत नहीं किया है, नियमों के भीतर किया है। ये बात जानना बहुत जरूरी है भार्गव साहब के लिए। ठीक है शैलेश जी कुछ कह रहे थे, आप बोलिए। देखिए मैं ये कहना चाह रहा था कि जहां तक इन नियमों की बात कर रहे हैं, मैं नियमों के कब बात कर रहा हूं कि नियम की बात नहीं है। बात मैं ये कर रहा हूं कि नियम इसलिए है कि आज सांसद महोदय के, माननीय सांसद महोदय के विकास क्षेत्र में विकास पूर्ण हो जाता है, तो उनको लगता है कि मेरे पास अगर राशि आवंटित पड़ी हुई है तो मैं किसी और क्षेत्र के विकास करा दूं। ऐसी स्थिति में वो उस राशि को दे सकते हैं। इसके अलावा इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि कोई आपदा आ जाए, कोई सद्भावना हो, कोई राष्ट्रीय एकता का विषय हो। अब कैथल में कौन सी सद्भावना तो दिखाई दे रही है मुझे, कांग्रेस की सद्भावना, राष्ट्रीय भविष्य की सद्भावना दिखाई दे रही है कांग्रेस की, पर कैथल में आपदा भी ना दिखाई दे रही और कैथल में कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं आ रही। तो उसके लिए आवंटित करना, और मेरे मित्र पैनलिस्ट गर्म हो रहे थे, मैं तो इतना पूछ रहा था आपके क्षेत्र के सांसदों को, सुनिए भाई, आपके क्षेत्र के सांसदों को अगर राशि आवंटित करनी पड़ी तो जरा ये तो बता दो उन्होंने अपने क्षेत्र में कितने पैसे काम करा दिए जो वहां दे रहे हैं। उससे ज्यादा मैं आपके चैनल पे चैलेंज के साथ कह रहा हूं, या तो ये बता दें, नहीं मैं बता दूंगा कि जितने पैसे दिए उससे 4/4 के पैसे के काम भी इन्होंने अपने क्षेत्र में नहीं कराए सांसद में 1.5 साल के अंतर्गत। तो इन्होंने तो केवल राजनीतिक मजबूरियों को और राजनीतिक मजबूरियों को देखने का काम किया है, अपनी राजनीतिक मजबूरियों को बनाने का काम किया है। इस पे आंकड़े है ही नहीं, इस पे आंकड़े नहीं है। मैंने एक प्रश्न पूछा कांग्रेस के प्रवक्ता से कि मुझे ये बता दें कि कितने पैसे का काम ब्रजेंद्र दौला जी ने अपने क्षेत्र में कराया, कितने का राहुल कसवा ने कराया और कितने का संजना जाटव ने कराया। ये नहीं बता पाए क्योंकि ये बता ही नहीं सकते। ये केवल बिना तैयारी के, जैसे राहुल गांधी संसद में बिना तैयारी के आते हैं, ये लोग बिना तैयारी के डिबेट में आते हैं, केवल बोलना जानते हैं, हल्ला करना जानते हैं, सकारात्मक बात कभी नहीं करते। मुझे बता दीजिए आप, मैं तो इतनी सी बात पूछ रहा हूँ, क्या मजबूरी रही कि एक ही व्यक्ति की विधानसभा के अंतर्गत राजस्थान के 3 सांसदों ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए अधिक दिया? क्या राजनीतिक मजबूरी थी इनकी? क्या क्योंकि रणदीप सुरजेवाला राजस्थान के प्रभारी हैं, क्योंकि किसी को राष्ट्रीय पदाधिकारी बनना है? अच्छा एक बात बताइए शैलेश जी,
शैलेश जी ये बात बताइए, क्या देखिए अभी कांग्रेस के सांसद ने कर दिया है तो पैसा इन्वेस्ट दे दिया है तो बहुत खर्च कर दिया तो हो अल्लाह, और क्या भारतीय जनता पार्टी किसी ने नहीं किया? ऐसा है क्या कोई डेटा आपके पास कि कोई ऐसा हो कि उन्होंने कहा कि हमने पैसा नहीं खर्चा किया है? और घनश्याम तिवारी जी भी शामिल है इसके अंदर। देखिए नाम भी बता रहे हैं, अब बताइए शैलेश। मैंने स्पेसिफिक 4 नाम बताए हैं, इन पे जवाब दे दीजिए आप। चलिए उन नामों को आप भी बताएं। देखिए एक हाथ से ताली नहीं बजेगी सर सबको, क्योंकि अगर इनके खर्चा किए आपके भी करें तो बताइए आप भी क्यों किए। अब सुनिए संजय जी, सुन लीजिए, जो नाम बताए थे नाम बोल के आप सुनिए। राजेंद्र गहलोत जी राज्यसभा के सांसद हैं, राजेंद्र गहलोत जी राज्यसभा के सांसद हैं, रणवीर सिंह बिट्टू जी राज्यसभा के सांसद हैं। राज्यसभा के सांसद किसी क्षेत्र संसदीय क्षेत्र की जनता से चुन के नहीं आते। जो राज्यसभा के छात्र सांसद अपने पैसे को कहीं भी एलोकेट कर सकते हैं, कहीं भी उसका आवंटन कर सकते हैं, कहीं के लिए आवश्यकता कर सकते हैं। और आपको पता ही नहीं है यार, राज्यसभा सांसद रणवीर बिट्टू, आपको पता है? आपको पता है क्या? हाँ, रणवीर सिंह कहाँ थे? धर्मवीर सिंह ने तो धर्मवीर सिंह एक व्यक्ति ने, अरे कौशिक साहब मेरी बात सुनिए। अरे आप सुनिए, मैं बताते रहा हूँ, मैं आपको ज्ञान वर्धन कर रहा हूँ आपका। सुनिए तो सही। अरे नहीं संजय जी एक बात बताइए, राज्यसभा सांसद और लोकसभा सांसद में जो अंतर होगा ना सर? ज्ञान में इजाफा कर रहा हूँ। इलेक्टेड एंड सिलेक्टेड। मेरे ज्ञान तो खूब मैं बताते रहा हूँ, मैं तो जवाब दे रहा हूँ ना, मैंने जवाब दिया आपका कि राज्यसभा सांसद है, राज्यसभा सांसद अपने पैसे का एलोकेट कर सकते हैं। 13 अगस्त 24 का सर्कुलर जो है ना, उसमें मेंबर पार्लियामेंट लिखा हुआ है। राज्यसभा का सांसद ही मेंबर पार्लियामेंट होता है, उसमें लोकसभा नहीं लिखा हुआ है। आप पढ़िए तो पढ़ गया है। नहीं अच्छा, एक इलेक्टेड होता है, एक सिलेक्टेड होता है। इलेक्टेड कौन है? पढ़ के आए कीजिए सर, मिस्टर बीजेपी। मैं पढ़ के आया हूँ, मैं पढ़ के आया हूँ। राज्यसभा के सांसद को कहीं भी पैसे आवंटन करने की है। अच्छा ये बताइए संजय जी एक बात मैं समझना चाहता हूँ। संजय जी मेरा ज्ञान वर्धन कर दीजिए। संजय जी प्लीज, संजय जी मैं समझना चाहता हूँ। शैलेश जी आप भी, राज्यसभा का जब चुनाव होता है तो जनता वोट का कास्ट तो करती नहीं है। मैं मान चुका सर आपकी बात, है मुझे इतना तो वो तो फिर राज्यसभा पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है क्या? अकॉर्डिंग टू शैलेश भार्गव जी नहीं है। ब्रेकिंग न्यूज सलाह दीजिए आप अभी। बीजेपी राज्यसभा को संसद का पार्ट ही नहीं मानती है। बहुत ही खुशी की बात है। वाह यार, अब देखिए समझने की बुद्धि रखा करो, थोड़ी सी मानसिकता को थोड़ी बढ़ाओ। क्या अरे सर बुद्धि तो आपकी कमी हो गई सर शैलेश जी। कोई बात नहीं, मेरी बुद्धि को आपके ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। मुझे ना नहीं हमारे दर्शकों को ज्ञान वर्धन कर दीजिए। आप लोग आपको बुद्धिजीवी हैं। अरे आप दोनों महानुभूतियों से मैं यही निवेदन करूंगा, हमारे दर्शकों को ज्ञान वर्धन कर दीजिए। ऐसा करिए, ये जो कंफ्यूजिंग एलिमेंट है वो हम भी समझ जाए, दर्शक भी हमारे समझे, क्योंकि आगे जो है मामला ऐसा न। शैलेश जी आप ही समझाइए। देखिए अभी राज्यसभा की बात कर रहे हैं तो राज्यसभा के सदस्य को जनता तो चुनती नहीं है, वोट तो होता नहीं है। और फिर यहाँ सांसद चुनने के लिए मतदान होता है, बकायदे जा जाके हाथ जोड़े जाते हैं कि हमारा चुनाव निशान ये है, वोट देना, फिर इसके बाद दिखे ना दिखे वो अलग की बात है। ठीक है मैं समझ रहा हूँ। शैलेश जी से आ रहा हूँ। शैलेश जी बोलिए। देखिए राज्यसभा के जो सांसद होते हैं उनकी जो जवाबदेही, उनकी जिम्मेदारी, उनको मतलब लोकसभा के सांसद की जिम्मेदारी अपने संसदीय क्षेत्र के विकास की है। प्रथम प्राथमिकता अपने संसदीय क्षेत्र के विकास की होती है। उसके बाद अगर वो बजट बचता है, उनको लगता है कई पैसा आवंटन करना चाहिए, जो काम कांग्रेस के तीनों सांसदों ने नहीं किया। अगर इनमें से किसी सांसद ने एक आध ने दिया होता तो मान लेते, या किसी और जगह दिया होता। एक ही विधानसभा क्षेत्र में देना, एक ही विधायक को देना, एक ही जिले में देना, एक ही राज्य में देना, और किसी व्यक्ति विशेष के शपथ को देना, कहीं ना कहीं राजनीतिक मजबूरियों की ओर दृष्टिगत करती है। इसके अलावा राज्यसभा के सांसद होते हैं, संजय जी आ रहा हूं, सुन लीजिए। राज्यसभा के सांसद होते हैं, वो किसी एक विशिष्ट संसदीय क्षेत्र से जुड़े नहीं होते। ये तो आप मानते हैं ना, एक संसदीय क्षेत्र से जुड़े नहीं होते। तो ऐसी स्थिति में वो अपने पैसे के आवंटन को किसी भी क्षेत्र में कर सकते हैं। उनके लिए ऊपर से क्या बाध्यता है मुझे बताइए। तो ऐसी आप बात ही बताइए, कांग्रेस के प्रवक्ता अभी तक ये नहीं बता पाए कि वो एक कैथल सीट पर ही सब कुछ क्यों दिया है। एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। कैथल सीट में ऐसी क्या मजबूरी है? कैथल सीट ही जरूरी है। तो राजस्थान में और हरियाणा में और सीट नहीं है क्या? केवल कैथल ही क्यों? केवल कैथल ही क्यों? केवल कैथल ही क्यों? मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, केवल कैथल ही क्यों? कैथल के बिल्कुल बॉर्डर में चिपकती सीट है क्या? कैथल केवल एक ही सीट है क्या? हाँ आपकी बात का जवाब दो। आपने ये आप बार बार ये बात कह रहे हो कि सांसद अपने इलाके में पहले पूरी निधि खर्च करे, उसके बाद तो बच जाए तब कहीं और लगाए। क्या ऐसा नियमों में लिखा हुआ है
नहीं, नियमों में नहीं, सांसद विधि होती है संसदीय क्षेत्र के लिए। आप उसको पढ़िए, आप पढ़िए, गाइडलाइन को पढ़िए, संसदीय क्षेत्र के लिए ही होती है, संसदीय क्षेत्र के लिए ही होती है, उसके बाद आवश्यकता पड़े तो संसदीय क्षेत्र के लिए होती है। आप जिस क्षेत्र के चुन के उसके लिए होती है। आप दिल्ली में घूम जाते हो, मुझे पता है। आप मोदी जी से बोल के ऐसा नियम बनवा दो कि सांसद अपनी निधि को अपने इलाके में खर्च करेगा पूरी को, और फिर कोई बच गया काम होने के बाद तब वो कहीं लगा सकते हैं। ऐसा एग्जिस्टिंग नियम नहीं है सर। हमने हमारे सांसदों ने पैसा अलॉट किया है अगर, तो हमारे लेटर हेड पे लिखा है, नोडल अधिकारी ने उसको आगे भेजा है, सरकार ने पैसा दिया है, पूरा काम लीगली हुआ है, नियमों के अंदर हुआ है। आपको तो बस वही है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, उसको राजी कर दो। राजी तो आप लोग करते हो सर। जेपी नड्डा जी को रखा हुआ है गुलाब का फूल देने के लिए मोदी जी को, वो करते हो आप लोग राजी। तो राजी आपको करना पड़ता है। हमारे सर सारे शेर है, बब्बर शेर, चुनाव जीतते हैं अपने दम पे। चुनाव की तरफ से भी जीते हैं, नहीं आपके बब्बर शेर हैं, राहुल गांधी के नेतृत्व नहीं आपके बब्बर शेर हैं, तो उधर मिट्टी के शेर थोड़ी है। कितनी जगह हार गए बताओ, आप चुनाव जीतते हो सपनों में, जनता आपको आपके नेतृत्व को, आपकी नीति को अस्वीकार कर चुकी है। जनता आपके नेतृत्व को, आपकी नीति को, आपके नेताओं को अस्वीकार कर चुकी है, कर रही है, करती रहेगी। क्योंकि आप जिस तरीके से जो राजनीति करते हैं, आप बताइए, वोट चोरी करिए आराम से, आप वोट चोरी करिए और आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लाला की दुकान मत बनाइए, हम चुनाव जीतना शुरू कर देंगे। इलेक्शन कमीशन को किसने कब क्या दिया, पूरा देश का इतिहास जानता है। एमएस गिल को किसने बनाया था, एमएस गिल को क्या बनाया था, एमएस गिल को मंत्री किसने बनाया था, बताइए ना। गिल साहब ने चुनाव आयोग से किसने मंत्री, टीएन शेषन को किसने चुनाव बनाया था, मैं उदाहरण बता रहा हूँ ना। अरे गिल साहब को किसने मंत्री बनाया था, टीएन शेषन को किसने चुनाव लड़ाया था, पुराना इतिहास पुराना आपको नहीं है, पुराना इतिहास। चुनाव आयोग को तो आपने खरीदा है, चुनाव आयोग के संग आपने किया है। हमारे यहाँ चुनाव आयोग निष्पक्ष है, चुनाव आयोग निष्पक्ष है, चुनाव आयोग निष्पक्ष है। नहीं संजय जी, आपको चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं है क्या? संजय जी, आपको चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं है, बिलीव नहीं है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग सर बनाया भी हमने था, विश्वास क्यों नहीं होगा? हमें चुनाव आयुक्त पे भरोसा नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे भरोसा नहीं, कमिश्नर पे। चुनाव आयोग हमारे बना हुआ है, हमने इसको समय से मजबूत किया है, सेशन साहब को भी हमने बनाया था। पर आज जो स्थिति में चुनाव आयोग अब देखिए सर, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सब पर अब आप जो है उसका विरोध कर रहे हैं। अब देखिए ईडी हो, सीबीआई हो, वो भी आप उसको नहीं मानते हैं, चुनाव आयोग को भी नहीं मानते हैं। अच्छा बताइए संजय जी, एक बात समझ लेता हूं मैं, देखिए कांग्रेस के लोग चरम पर है सर, सुनिए, खराब है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अब हाले का रिश्ता क्या होगा वो वाली बात है सर। बहुत बुरे हालात है, समझना पड़ेगा, मीडिया को भी आगे आना पड़ेगा, हमारा साथ देना पड़ेगा। नहीं मीडिया कहाँ आपका साथ नहीं, सबके साथ है मीडिया, ऐसा थोड़ी ना। नहीं ऐसा थोड़ी ना, जो मीडिया की जो भूमिका है इस देश को बनाने में, इस देश को बचाने में मीडिया की बहुत अहम भूमिका है। अरे ऐसी भूमिका ना होती तो संजय जी हम आपको बुलाते क्या? सिर्फ हम शैलेश जी को बुला लेते, बात कर लेते। हमने तो पक्ष विपक्ष दोनों को बुलाया। भूमिका अगर नहीं अदा कर रहे होते हम तो सिर्फ शैलेश जी को बुला लेते, सत्ता पक्ष की बात सुन लेते, आपको नहीं बुलाते। सर मैं आपको नहीं कह रहा इंडिविजुअली कि आप कोई भूमिका नहीं, मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ। चलिए ठीक है शैलेश जी, मेरा सवाल ठीक है, आपकी बात आ गई। देखिए अभी जैसे कि कांग्रेस की बात करें शैलेश जी, ना तो अभी ईडी पर विश्वास है, न सीबीआई पे विश्वास है, ये आरोप लगते हैं कि दुर्प्रयोग किया जा रहा है। और सर अब तो देखिए आपके सवाल है, ये आपके सवाल पूछ लो, जवाब ले लूं। ये को सरकारें पालतू तोते की तरह काम में लेती है, रिटर्न ऑर्डर है सर, मैं नहीं कह रहा हूँ। देखिए अब जवाब दे दीजिए शैलेश जी, इन सर से ठीक है, जवाब दे नहीं पाएंगे वैसे पर्ची होगा। ठीक है, ले लीजिए जवाब, ठीक है। जांच हो रहा है, निकल तो रहा है ना। शैलेश जी बोलिए। कांग्रेस के संग दिक्कत ये है कि इनको जब हर चुनाव के बाद कोई ना कोई हार का कारण ढूंढना पड़ता है। ये बात नहीं सोचते कि जनता इनसे क्यों नहीं जुड़ पा रही, ये बात नहीं सोचते कि इनकी नीतियों में, इनके नेतृत्व में, उनके नेताओं में क्या कमी है। यार सुन तो लो यार, तुम आप बोल रहे थे ना, तुम ना सीखो, चक्कर क्यों कर रहे हो? आप गुस्सा बड़ा हो रहे हो, सुनना सीखो, सुनना सीखो। नहीं मैं तो नहीं होता गुस्सा, सुनना सीखो ना। आप बोल रहे थे मैं चुप था, आप सुनिए ना,
सुनने की क्षमता भी तो रखिए ना। राहुल गांधी में ना आप में। ठीक है, अच्छा सुनिए। वक्ता और अच्छा वो श्रोता संसद दोनों में होना जब आ पड़ता है जाते हैं, डिबेट में। आप ठीक है, लोग सुनिए, क्या करते हैं? सुन लीजिए, सुनाइए। चलिए। एक बात बताइए, इनके किस चुनाव को हरियाणा हारे तो किसी पर हारे, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र हारे तो कहीं आरोप, दिल्ली हारे तो कहीं आरोप। और दिक्कत ये आती है कि मैक्सिमम राज्यों से कितने बार आज 3 राज्यों तक सिमटी कांग्रेस, जो बिखरी बिखरी कांग्रेस आज किस स्थिति में पहुंच चुकी है। आप एक बार बताइए, चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं, कभी कहते हैं चुनाव आयोग हमने बनाया, अरे आपके एमएस जो गिल थे साहब थे उनको आपने मंत्री बनाया, टीएन शेषन को आपने चुनाव लड़ाया। चुनाव आयोग को तो आपने किस तरीके से यूज किया पूरे देश ने देखा। कभी आप ईडी पर सवाल उठाते हैं, कभी आप सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों पर सवाल उठाते हैं, कभी आप आज मीडिया पर सवाल उठाते हैं। आप किसको सवाल नहीं उठा सकते? और अगर आप उसके बाद भी बचता है तो आप जनता पर सवाल उठा लेते हैं। आप ये बात उठाइए कि जनता आपको स्वीकार नहीं कर रही है, क्या कारण है? क्या आपकी नीतियों में कमी है? क्या आपके नेतृत्व में कमी है? आपके संग दिक्कत ये है, आज आपकी स्थिति ये है। अब ये भी चुनाव आयोग कर रहा है क्या? आपके देखिए कर्नाटक में डीके कुमार सिद्धरामैया लड़ रहे हैं, हरियाणा में सुरजेवाला हुड्डा लड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश में कमलनाथ लड़ रहे हैं, सिंधिया छोड़ के चले गए, यहाँ तो गहलोत तो सचिन पायलट लड़ रहे हैं। कौन सी स्टेट नहीं है जहां आप सकुशल हैं? बता दीजिए। वहां टीएस सिंहदेव और वो लड़ रहे हैं, भूपेश बघेल। तो आपके तो नेताओं में फूट है, आपके नेतृत्व में फूट है और आपकी नीतियों में फूट है, इसलिए जनता विश्वास नहीं कर रही आप पर। आप बताइए ना, आपकी दिक्कत यह है कि आपकी किस जगह आपके पास कार्यकर्ता हूं, आपका संगठन सृजन किस तरीके से चला सबको मालूम है। धौलपुर के जिलाध्यक्ष ने कह दिया मैंने तो आवेदन ही नहीं किया, जोधपुर में शहीद साहब ने कहा कि सब मना कर दिया। आप बताइए, दौसा में जो विधायक डीसी बेरा उन्होंने कहा कि एक आदमी को लगातार बनाते आ रहे हैं। तो संगठन विसर्जन हो रहा है, जनता भी कर रही है, कार्यकर्ता भी कर रहे हैं, और तो और आपके आंतरिक नेता भी कर रहे हैं। इसलिए नीतियों को सुधारिए, नेतृत्व को सुधारिए, एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाइए, सकारात्मक सृजन करिए। राष्ट्र की राजनीति में, देश की राजनीति में केवल इस तरीके से हाय अल्लाह से राजनीति नहीं होती, इसीलिए जनता आपको स्वीकार नहीं कर रही। चलिए ठीक है, अब आप जवाब दीजिए संजय जी। शैलेश जी के जो सारे हमारे लिए जो सलाह उन्होंने दी, मैं चाहता हूं कि वो सारी सलाह भाजपा को भी दे, क्योंकि असल में आज इस देश की जो रूट कॉज है, मेन जो समस्याएं हैं, वो भाजपा के शासन के इर्द गिर्द। आज भाजपा के शासन में भारत की स्थिति ये है कि लगातार वैश्विक स्तर पे भारत का दबदबा कम होता जा रहा है, भारत का पासपोर्ट कम होता जा रहा है। साउथ एशिया में हमारी जो डंका बजता था, एक्चुअल में हमारी जो साख थी वो कम होती जा रही है। हमें कभी बांग्लादेश आंख दिखाता है, कभी हमें नेपाल आंख दिखा देता है, पाकिस्तान लगातार हमें परेशान कर रहा है, चाइना ने अरुणाचल और गलवान में जमीन कब्जा ली है। कहीं भी सौहार्दता का व्यवहार हमारा नहीं है। और अगर इंटरनल बात की जाए तो जो संस्थाएं हैं, सर ईडी की बात मैं कर रहा हूँ, ईडी विपक्ष के नेताओं पर केस तो कर देती है, एफआईआर तो बहुत जल्दी करती है अमित शाह जी के बोलने पर, कन्विक्शन कहाँ है? कितने परसेंट केस है? पॉलिटिकल नेताओं पर कितने परसेंट केस है बताइए? पॉलिटिकल नेताओं पर कितने परसेंट केस है बताइए ईडी के? बताइए, पूछ रहा हूँ मैं, मैं आंकड़ों बात कर रहा हूँ, बताइए। मेरा टाइम मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, आपके प्रश्न में पूछ रहा हूँ। मुझे मिल गया आपके समझ में। 90% से ज्यादा केसेस में चालान ही पेश नहीं होते, आगे स्टेज में जाता ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने कहा है कि ईडी का इस्तेमाल पॉलिटिकल टूल की तरह होता है। जज साहब के रिमार्क्स हैं। और आप अच्छा एक बात बताइए संजय जी, इतने बड़े बड़े आरोप लगा रहे, ईडी सीबीआई सब इसी तरीके, तो फिर ये देश चलेगा कैसे, प्रदेश चलेगा कैसे? सारी संवैधानिक चीजों पर आप लोगों को विश्वास है नहीं। चुनाव अगर होता है फिर इसके बाद ईवीएम हैक हो जाता है, लोकतंत्र की हत्या हो जाती है, एक लोकतंत्र को न जाने कितने बार मार दिए जाते हैं, फिर हत्या कर दी जाती है। जहां आप जीत जाते हैं वहां लोकतंत्र स्वस्थ हो जाता है। ऐसे कैसे हो जाता है संजय जी? नहीं, एक बात बताइए सर, ईवीएम पे हैक की बात आपने की, ईवीएम हैक करने का सबसे पहले आरोप किसने लगाया था? 2009 के अंदर लाल कृष्ण आडवाणी साहब ने, भाजपा के है ना, सबसे पहले ईवीएम पे सवाल उठाने का, लेकिन प्रूफ नहीं कर पाया कोई आज तक। हाँ तो हमने भी अभी देखिए, अभी आपने देखा होगा, हम अभी इस वक्त बहुत लंबे समय से ईवीएम की बात नहीं कर रहे। हम मान लेते हैं कि ईवीएम सही है। हमारा जो कहना है वो ये है कि वोटर जो हम एसआईआर में हो रहा है अभी, ये वोटर शुद्धिकरण के नाम पर एक स्पेशल लोगों को, एक कास्ट के लोगों को, एक धर्म के लोगों को, जो पारंपरिक रूप से कांग्रेस का वोट बैंक है, उसको क्यों हटाया जा रहा है? आप देखिए बिहार में जब ऐसा जनता को क्या समझते हैं? जनता क्या नहीं समझती है? नहीं, जनता नहीं समझती है कौन क्या कर रहा। अगर आपका जो वोटर है वो कैसे छिटक जाएगा? जनता नहीं समझती। वो आपके वोटर इतने मजबूत है, अगर कांग्रेस वोटर है तो कैसे छिटक जाएंगे? धर्म की चाशनी में बीजेपी रसगुल्ला खिलाती रहती है, लोग खाते रहते हैं मजे से। एक बहुत मतलब आपको अपने वोटर्स पे ही विश्वास नहीं है?
धर्म की चाशनी सबसे खतरनाक होती है, सबसे बड़ी अफीम होती है ये। अगर आप आज बीजेपी के एजेंडा से उनके चुनाव जो लड़ते हैं उससे अगर आप धर्म को साइड में कर लो तो इनके पास मुद्दे नहीं है सर। इनके लोग पाकिस्तान मुसलमान इनके अलावा बात नहीं कर सकते और ना करते हैं। चलिए शैलेश इसका जवाब दीजिए। देखिए संजय जी आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर राजनीति करती है। जीती जाती बात है इसमें। हाँ अब जवाब तो लेना पड़ेगा ना सर। अब आरोप लगाया तो जवाब तो बनता है ना। बिल्कुल शैलेश जी। ये कह रहे थे अभी बिहार में एसआईआर का इन्होंने जिक्र किया। इन्होंने कहा इतने लाख वोट कट गए। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, बिहार में वोटिंग से लेकर इनके तमाम बीएलए थे वो कहां गए? कितने लोगों ने प्रोटेस्ट दर्ज कराई? कितने लोगों ने ये कहा? बिहार में 65 लोग भी ऐसे निकले जिन्होंने कहा कि हमारा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, वोटिंग के दिन हम वोट देने आए। बताइए किसी बूथ पर अगर ये चित्र किसी मीडिया ने जाहिर किया हो, बताइए। क्योंकि जो वास्तविक वोटर हैं उनकी सबकी वोट लिखी गई। लंबे समय तक प्रक्रिया चली। लंबे सुनिए ना, मैंने आपको चैलेंज किया 65 नाम बताइए, 65 नाम बताइए, 65। मैंने आपसे 65 लोगों ने अगर हल्ला किया क्या हमारा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, आप बताइए ना। 65 नाम नहीं थे, ये आपका हल्ला है। आपके बीएलओ ने क्या किया था? आपके बीएलओ ने क्या किया? एक बीएलओ ने यह कहा कि मैंने नाम लिखाने के लिए दिया, मैं लिखा गया। आप बताइए, एक बीएलओ बताइए, एक बीएलओ किसी एसडीएम के पास गया हो, किसी डीएम के पास गया हो, आप बताइए, मैं जवाब दीजिए। अरे मैं तो आंकड़े पूछता हूँ यार, आप आंकड़े तो बताते नहीं हो, आप हल्ला करते हो। आप कितने झूठे लोग हो। मैंने कहा 65 लोग, 65 लोग अगर इसलिए आए हो जिन्होंने ये कहा हो कि हमारे नाम वोटर लिस्ट में नहीं थे, 65 लोग वोटिंग के दिन, क्योंकि जो आवश्यकता थे सबके नाम थे। आप चाहो दुष्प्रतियों के नाम, आप चाहो मरे गिरों के नाम, आप चाहो अनियंत्रित लोगों बाहर चले गए, ऐसे लोगों के नाम नहीं लिखे जाएंगे। आप मुझे 65 नाम बता दीजिए, 65 नाम बता दीजिए जिनके थे 65, 65 बताइए। आप बताइए। सिर्फ आरोप लगा देना। और सुनिए संजय जी, देखिए ठीक है, अच्छा सुनिए मेरी बात तो सुनिए संजय जी। सिर्फ आरोप लगाना और उसको प्रूफ न कर पाना तो फिर मामला बन नहीं पाता है पकड़ा दिया इनको ना, पकड़ा दिया इनका झूठ, इनका झूठ मैंने तुरंत पकड़ा दिया। इनका नहीं सुनेंगे, मैं जवाब दे रहा था नहीं सुनेंगे क्योंकि इनके पास झूठ का कोई जवाब नहीं है। ये खुद ही झूठ बोलते हैं और खुद ही उस पर लड़ते हैं। बताइए आप, मैं इनको बता रहा हूँ 65 नाम, 65 लोग आए हो जिन्होंने कहा। अच्छा एक बात बताइए, मैं पूछ रहा हूँ ना इनसे, एक बताया हो, एक इनके बीएलए ने। अच्छा सुनिए संजय जी, एक बात मैं आपसे आपके माध्यम से समझना चाहता हूँ। अच्छा जितने भी आरोप लगाए गए हैं आप लोगों की तरफ से या आपके शीर्ष नेतृत्व की तरफ से, उन चीजों को आप सिद्ध नहीं कर पाते हैं या सिद्ध कर लेते हैं क्या? जैसे बहुत सारे आरोप है, चाहे कहिए मैं गिनाऊं, राफेल का मुद्दा हो, चाहे चौकीदार वाला आपने वो मुद्दा उठाया, चाहे अन्य मुद्दा उठाया, फिर अडानी अंबानी, पता नहीं क्या क्या आप आरोप लगाते रहते हैं लेकिन सिद्ध नहीं कर पाते। सर सिर्फ आरोप लगाना, सिद्ध नहीं कर पाना, ये समझ नहीं आता है मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि आपने बात कैसे बोली। आपको पता है राफेल विमानों की खरीद के बाद में दसॉल्ट ने फ्रांस में केस किया है। वहां पे केस हो रहा है, मैं बता रहा हूँ ना। फटकार लगाई थी ना, फटकार पड़ी थी ना राफेल पे, राफेल पे फटकार पड़ी थी ना, सुप्रीम कोर्ट की फटकार माननीय उच्चतम न्यायालय फटकार दी थी आपको, राफेल पे फटकार दी थी ना, राफेल पे फटकार दी थी ना सुप्रीम कोर्ट ने। आपके हर झूठ को न्यायालय ने, आपके हर झूठ पे फटकार पड़ी है आपको। डिबेट इस तरह नहीं होती है। डिबेट ऐसे आप कैसे करते हैं डिबेट? आप बताइए, मैं बोलना चाह बोले जवाब मैं दूंगा। अरे तो मैं जवाब दे रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार राफेल पड़ी कि नहीं पड़ी? राफेल पे आपको फटकार बताइए, राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ी कि नहीं पड़ी? बिल्कुल बताइए, राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ी कि नहीं पड़ी? बताइए, चौकीदार की उंगली पर माफी मांगनी पड़ी कि नहीं पड़ी? बताइए, तब माफी नहीं मांगनी पड़ी राहुल गांधी को? बोलने से आपके नेता बोल जाते हैं कि माफी मांगते हैं। डील मनमोहन सिंह साहब की गवर्नमेंट ने किया था यूपी में, ठीक है ना। हमने 36 विमानों की खरीद करी थी, आपने उसको बढ़ा दिया। हमने जो पैसा आवंटित किया था उसको आपने बढ़ा दिया। तो हर जगह तो आप करते हुए काम। अरे आप तो वो लोग हो जो कारगिल के बाद में ताबूत घोटाला किया था आप लोगों ने। सैनिकों की लाशों को लाने के लिए ताबूत घोटाला करने वाले आप और ज्ञान देने वाले भी आप। ये बड़ी अच्छी बात है, घोटाला हर जगह आप करो। इंदौर में क्या कर रहे हो? पीने वाले पानी में टॉयलेट और स्टूल, मलमूत्र। रघुनाथपुरा में लोग मर गए साहब, आपका मंत्री बोलता है घंटा, आपका मंत्री बोलता है क्या? ये बात है। नीतिगत बातें बीजेपी ना ही करे तो अच्छा।
क्योंकि भाजपा अरे का मुझे कोई संबंध नहीं बताइए, है। नीतिगत भाजपा राफेल का पे संबंध फटकार है, किसको पड़ी थी? झूठ राफेल बोलो, पे डांट पड़ी कि नहीं पड़ी आपको? झूठ आपने राफेल बोलो, का नाम लिया, बार राफेल पे डांट बोलो, पड़ी कि नहीं पड़ी कितनी आपको? बार बोलो, तो चलिए, किसी ठीक को है। डांट पड़ी कि नहीं पड़ी? जनता को चलिए बात बताइए। ठीक है, अब इधर उधर बताइए ना। भटकने से अच्छा है कि हम अपने मुद्दे पर आ जाते हैं। फाइनल कमेंट आप दोनों से एक एक करके हम लेंगे। इस पूरे मुद्दे को लेकर, क्योंकि हम डिबेट कर रहे थे, इधर उधर थोड़ा डिरेल हो गए थे। सबसे पहले संजय जी, मैं फाइनल कमेंट आपसे ही लेना चाहता हूं कि आपको नहीं लगता कि जो पैसे खर्च कर रहे हैं, पहले अपने घर और अपनी जनता को आप संतुष्ट करिए। जनता जनार्दन सिर्फ वोट लेने से पहले ही नहीं होती, शायद वोट देने के बाद भी हो जाती है। क्या फिर उसी समय जनता जनार्दन रहती है क्या, जब वोट लेना रहता है फिर इसके बाद कोई ध्यान नहीं देता है? मिलना होगा तो लंबी लंबी लाइनें, लेटर पैड लगवाना पड़ता है, जुगाड़ लगाना पड़ता है, पता चले सांसद साहब से मुलाकात ही नहीं हो पाती है। फिर वोट के समय ही जनता जनार्दन होती है या नहीं? सर माफ कीजिएगा, हमारे सांसदों से मिलने के लिए किसी को लाइन लगानी पड़ती है, किसी को जुगाड़ नहीं बिठाना पड़ता है। हमारे सांसद 24/7 365 दिन जनता के बीच में रहते हैं। जनता उनसे प्रसन्न है, राजी है। और मैं फिर से कह रहा हूं, एट द रिस्क ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, हमारे सांसद साहिबान ने जो पैसा आवंटित करने की रिकमेंडेशन की, वो 13 अगस्त 2024 के भारत सरकार के ज्वाइंट डायरेक्टर के लेटर के तहत करी। अगर भाजपा को कोई आपत्ति है तो इसको वापस किया जाए। और एक नियम जो भार्गव साहब बार बार कह रहे हैं, उसमें ऐड कर दीजिए कि अब से सांसद अपने इलाके की सांसद निधि खर्च करेगा, कामों के होने के बाद ही किसी और जगह करेगा। हम स्वागत करेंगे उसका। पर फॉर द टाइम बीइंग जो नियम बने हुए हैं, उस नियमों में ये भी बंधे हुए हैं और हम भी बंधे हुए हैं। ठीक है शैलेश जी, ठीक है शैलेश जी, फाइनल कमेंट प्लीज। गलत नहीं किया है। हेलो शैलेश जी, फाइनल कमेंट पूरे मामले को लेकर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि जिस तरीके से राजस्थान के विकास का पैसा, राजस्थान के आयकर दाताओं का पैसा, राजस्थान की जनता के हित का पैसा कांग्रेस के सांसदों ने, 3 सांसदों ने एक क्षेत्र विशेष, एक विधानसभा क्षेत्र को विशेष नेतृत्व के सपुत्र के यहाँ आवंटित किया है, अनुशंसा की है, वो पूर्ण रूप से राजस्थान की जनता के हितों पर कुठाराघात है और राजस्थान की जनता के साथ, राजस्थान के वोटरों के साथ धोखा है, जिसके लिए निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आज कांग्रेस पार्टी का एक और धोखा राजस्थान की जनता के सामने आया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों को हमारे साथ प्राइम टाइम डिबेट में जुड़ने के लिए। तो अब देखिए, सवाल यही उठता है कि सांसद साहब को पहले अपने जनता के बारे में सोचना चाहिए। जिन लोगों ने उनको चुना, माननी बनाया, उनके बारे में अगर उनके सारे रिक्वायरमेंट, उनकी सुविधाएं फुलफिल हो जाती है, जो बेसिक चीज़ है वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है, तो ठीक है, पहले अपने घर को देख लेना चाहिए। फिर इसके बाद हाँ ठीक है, नियम कानून है, होना भी चाहिए और पीआर मेंटेन किया जाता है। लेकिन क्यों, क्या यही समय है? हरियाणा से इतना प्यार, राजस्थान से प्यार कम हो रहा है क्या सांसद जी का? बहरहाल ये तो सोचने वाली बात होगी। अब जनता बेहतर समझती है, जनता वो जानती है कि अगले पंचवर्षीय में जब आएंगे तो जनता के पास भी जवाब होता है। तो उस समय तो जनता जनार्दन है, अभी जनता जनार्दन नहीं है क्या? जनता के बारे में